एनडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एनडीएच मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, देश भर में महाशिवरात्रि की पूरी तैयारी हो रही है। लोग उत्साह में उमंग हैं, बाजारों में पहुंच रहे हैं और कल शिवरात्रि की पूरी तैयारी है अभिषेक। लेकिन दर्शकों, शिवरात्रि पर कुछ खबर है कि कट्टरपंथी एक्टिव हो जाएंगे और ये वो कट्टरपंथी हैं जो हिंदू त्योहार आते ही माहौल को खराब करते हैं। लेकिन ऐसे ही कालनेमियों पर, कट्टरपंथियों पर योगी ने अपना प्लान एक्टिवेट कर दिया है। दिखाता हूं, पहली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व, जगह जगह तैयारियां हो रही है। काशी की तस्वीर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं शिव भक्तों की सुरक्षा में योगी ने ड्रोन भी एक्टिव कर दिए। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं अलग अलग शहरों में क्या व्यवस्था। महाशिवरात्रि पर ये आप देख रहे हैं लोग सड़कों पर आ गए और दंगा रोधी ड्रिल की गई है, यानी माहौल खराब हो उससे पहले ही तैयारी। आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए जरा इसे। बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, आज बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। पदाधिकारी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा प्रकार से कार्य है उन्होंने अब दर्शकों, आपको बताएं, कई जगह ऐसे हैं जहां पर कांवड़ यात्रा निकलेगी, लेकिन मार्केट में मीट की दुकान है, उसको अब पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहा हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, यूपी की। और ये आप देखिए, जहां पर मीट की दुकानों को पूरी तरह से ढक दिया है क्योंकि ये कावड़ मार्ग है। और आपको दिखाता हूं अभी जो तस्वीर आ रही है योगी आदित्यनाथ की, और ये आप देखिए जरा, शिवरात्रि से पहले ही अभी लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। बैठे हुए हैं सांसद रवि किशन, योगी आदित्यनाथ। सुनवाइए जरा, तस्वीर दिखाइए और एम्बियंस सुनाइए। योगी आदित्यनाथ ने पूजा पाठ तो किया है, लेकिन आज कट्टरपंथियों को कह दिया है कि त्योहार में खलल ना डालें, कायदे में रहें। सुनिए जरा क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के ले जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। अब दर्शकों, महाशिवरात्रि से पहले आपको दर्शन करवा देता हूं कहां कहां पर पूरी तैयारी है। उज्जैन महाकालेश्वर की तस्वीर आप देख रहे हैं, काशी में, विश्वनाथ में पूरी तैयारी है और देश के अलग अलग धाम पूरी तरह से महाशिवरात्रि को लेकर तैयार हैं।
मोदी के प्राणों से प्रिय शिव, योगी के आराध्य शिव, सनातनियों की आस्था का केंद्र शिव। जब ऐसे शिव का महाउत्सव महाशिवरात्रि आए, भला योगी सुरक्षा में कोई कसर कैसे छोड़ सकते हैं। लिहाजा शिव भक्तों की सुरक्षा में उतार दिए अपने ड्रोन डिटेक्टिव। जहां जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसकी ड्रोन सर्विलांस भी होगी। योगी के यूपी में महाशिवरात्रि से पहले मीट दुकानों के शटर भी डाउन होने लगे हैं। मुरादाबाद टू मुजफ्फरनगर मीट शॉप पर पर्दे पड़ चुके हैं और बुर्के वाली खातून भी अब कावड़ लेकर हर हर महादेव के नारे लगा रही हैं। बम बम किनारों से पूरा यूपी गुंजायमान है, तो योगी फोर्स की नजर में हर कट्टरपंथी है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से महाशिवरात्रि की निगरानी होगी, क्योंकि योगी ने कह दिया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। यानी यूपी से एमपी तक, बिहार से झारखंड तक योगी का ये मैसेज हर उस कट्टरपंथी के लिए है जिसने महाशिवरात्रि पर खलल डालने का ख्वाब देखा हो। अंजाम सिर्फ एक होगा, जहन्नुम। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कैसी तैयारी है विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कल सबसे बड़ा त्योहार है। जगह जगह पर शिव बारात निकाली जाएंगी। आइए आपको बताते हैं कैसी तैयारी है। देख रहे हैं आप, शिव बारात में कुछ इसी तरह की भीड़ रहेगी दर्शकों। इससे पहले तिरपाल से मीट शॉप को ढक दिया है। महाशिवरात्रि पर यूपी में योगी प्लान एक्टिवेट हो गया है। आपको बता रहा हूं मैं, शिव भक्तों की सुरक्षा में योगी ने ड्रोन डिटेक्टिव एक्टिवेट कर दिए, देख रहे हैं ना आप। साथ ही आस्था के पथ पर पड़ने वाली मीट दुकानें भी ढक दी गई हैं। शिवरात्रि से पहले यूपी बोल बम के नारों से गुंजायमान हो उठा है दर्शकों, और शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए 3 लेयर का प्लान बनाया गया है। आपको बता रहा हूं मैं, सबसे अहम किरदार योगी के ड्रोन डिटेक्टिव का है। ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, संवेदनशील जिलों में योगी फोर्स ने ड्रोन यूनिट की तैनाती की है। कावड़ मार्ग और मंदिरों के साथ साथ कट्टरपंथियों पर ड्रोन से निगरानी हो रही है। आपको बताऊं मैं, एआई कैमरे के जरिए त्योहार में खलल डालने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। और दर्शकों बड़ी बात यह, यूपी की तरह झारखंड और उज्जैन में भी हाई सिक्योरिटी है। इतना ही नहीं, झारखंड में तो दंगों के डर से पुलिस दंगा रोधी ड्रिल कर रही है। झारखंड में हाल ही में बवाल हुआ है। हनुमान जयंती पर कई जगह पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था, आपको याद होगा। हालांकि यूपी में ऐसे कट्टरपंथियों को योगी ने जहन्नुम वाली वार्निंग दे दी है। यानी भक्ति के पथ पर पड़ने वाली मीट दुकान भी बंद होगी, उस पर भी एक्शन होगा। मुजफ्फरनगर में मीट दुकानों पर ये तिरपाल टांगे गए जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, ताकि महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों की आस्था पर कोई आंच ना आने पाए। अब इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है अलग अलग इलाकों में। लखनऊ से हमारी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले लखनऊ में जो शिव मंदिर हैं उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था शुरू हो गई है। इस वक्त हम लखनऊ के प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर के पास मौजूद हैं। अगर आप देखें तो ये मनकामेश्वर मंदिर है और यहाँ पर पहले से ही बैरिकेड्स के साथ साथ सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर दी गई हैं और लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। अगर आप देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं, गश्ती दल की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो गई हैं। इसके साथ साथ बैरिकेड्स लगाने के लिए यहाँ पर पहले से ही बैरिकेड्स को लाकर रख दिया गया है, ताकि जिस दिन ये जब शिवरात्रि शुरू हो तो उस दौरान कोई भीड़ भाड़ को मैनेज किया जा सके ठीक ठाक तरीके से। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में किस तरह की तैयारी की जा रही। आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं हापुड़ की। हापुड़ में देख रहे हैं आप, पुलिस कप्तान लाव लश्कर के साथ ग्राउंड जीरो पर तैनात है। फुल फ्रेम दिखाइए। यहां पर अलग अलग जगह पर पूरी तैयारी की जा रही है। आ जाइए, एक और तस्वीर दिखाता हूं सुल्तानपुर जिले की। देख रहे हैं आप, महाशिवरात्रि से पहले यहां पर भी अलर्ट है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब दर्शकों आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिस ड्रोन डिटेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं। देखिए आप, उन्नाव में ऊपर ड्रोन उड़ रहा है और नीचे पूरी नजर है। छत पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गलियों में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। हर जगह यानी पूरा शहर इस समय पुलिस की निगरानी में है। और ये तस्वीर आप देखिए उन्नाव की।
अब मैं आपको और अलग अलग जिलों में क्या तैयारी है महाशिवरात्रि की दिखाता हूं। एटा में आप देखिए पुलिस फोर्स जगह जगह पर गश्त कर रही है और कहा है कि अगर कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ा तो सबक सिखाया जाएगा। उसके बाद तस्वीर देखिए बलिया की। दर्शक, बलिया में भी फोर्स तैनात कर दी गई है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक और तस्वीर दिखाते रायबरेली की। पुलिस के और जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने बाकायदा इसके लिए बैठक की है, यानी कोई भी गड़बड़ होगी तो कट्टरपंथियों को सबक सिखाया जाएगा। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, योगी की पुलिस ने, फोर्स ने तैयारी गजब की है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि माहौल बिगाड़ने वालों पर पहले से ही नजर है। हिंदू त्योहार पर कट्टरपंथी साजिश को देखते हुए पुलिस अलर्ट पर है। गणेश विसर्जन हो, सरस्वती पूजा हो, हर त्योहार पर पत्थरबाजी होती है और इसे देखते हुए दर्शक योगी फोर्स ने यूपी में फुल प्रूफ तैयारी की है। इसके लिए यूपी में 3 लेयर की सुरक्षा तैयारी की गई। पहली लेयर में नॉर्मल पुलिस की तैनाती रहेगी जो सामान्य तौर पर आप देखते हैं। दूसरी लेयर में क्या होगा, ड्रोन कैमरे रहेंगे और ये एआई कैमरे जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जगह जगह लगाए गए हैं। तीसरी लेयर रहेगी एलआईयू और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की, क्योंकि यूपी में कट्टरपंथी साजिश के अलावा आतंकी धमकी भी मिली है। लिहाजा योगी फोर्स हर तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कावड़ रूट और मंदिर के आसपास पुलिस पेट्रोलिंग भी हो रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सिविल ड्रेस में पुलिस की तैनाती की गई है, जबकि अयोध्या, काशी और बाकी जगह एटीएस की तैनाती है। दर्शकों, कमांडोज तैनात किए हैं। काशी में गंगा घाट पर पुलिस के अलावा जल पुलिस भी तैनात की गई। खतरे को देखते हुए बिना रजिस्ट्रेशन वाली नाव को भी बैन कर दिया गया है। यानी बड़ा त्योहार है और त्योहार को लेकर कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश में पूरी तैयारी की गई है। यानी परिंदा भी कल पर नहीं मार पाएगा और त्योहार अच्छे से बीतेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं, दिखाते हैं आपको। भारत ने आज जो हाईवे बनाया उससे चीन में भी हाहाकार मच गया है और यह भारत का हाईवे नॉर्थ ईस्ट की शान है। दर्शकों, दिखाता हूं पहली तस्वीर। आज पहला ऐसा मौका था जब प्रधानमंत्री ने हाईवे पर लैंडिंग की है। दर्शकों, यह असम के डिब्रूगढ़ की तस्वीर दिखा रहा हूं और देखिए वायुसेना का बाहुबली कैसे टच डाउन करता है, लैंड करता है। ये C-130J प्लेन जो लैंड किया है, और देखिए आज सिर्फ प्रधानमंत्री ने लैंड नहीं किया, यहां पर भारतीय वायुसेना का एयर शो और गर्जना के साथ दमखम दिखा। सुनवाइए जरा पूरा एम्बियंस। ये त्रिशूल फॉर्मेशन दर्शकों बहुत बड़ा संदेश था, लेकिन आज तो सुखोई राफेल की दहाड़ से भी चाइना घबरा गया होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पर दावा ठोकने वाले इस तस्वीर को ध्यान से देख लें। सुखोई की ताकत आपने देखी, आप दिखाता हूं राफेल की ताकत। ये आप देखिए, राफेल भी पूरी तरह से जब टच डाउन कर रहा था तो गर्जना की आवाज दूर दूर तक सुनी जा रही थी। सोचिए आप, ये वो हाईवे है जहां पर आप अपनी कार से चल सकते हैं, लेकिन वहां पर जब गरुड़ कमांडोज उतरे तो आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बात है। यानी ये हाईवे अब इमरजेंसी हाईवे है, यहां पर फाइटर जेट टच डाउन करते हैं और गरुड़ कमांडोज पूरी ट्रेनिंग के साथ मैदान में उतरते हैं। सुनवाइए।
Their planned and precise moves helped them achieve tactical advantage, taking the enemy by surprise. अब दर्शकों इससे समझिए जरा, नॉर्थ ईस्ट वो इलाका जो क्षेत्र के ये खुद पीएम मोदी ने देखा है दर्शक, और मैं कह रहा हूं ना, ये वो सड़क है जहां पर आप अपनी कार दौड़ा सकते हैं। ये देखिए, ये वाहन जा रहा है और यही वो वाहन वाली जगह है जहां अभी थोड़ी देर पहले राफेल, सुखोई और गरुड़ कमांडोज मैदान में थे। की दहाड़ से चीन में हड़कंप मच गया है। जिस नॉर्थ ईस्ट पर चीन गाहे बगाहे टेढ़ी नजर रखता है, उस पूर्वोत्तर में भारत का दम देखकर ड्रैगन की धड़कनें पड़ गई हैं। जिनपिंग सोच में पड़ गए हैं कि जब हाईवे पर भारत ऐसा कर सकता है तो रनवे पर क्या होगा। जब मैं वायुसेना के विमान से मोरान के हाईवे पर उतरा, रनवे पर नहीं, हाईवे पर विमान से उतरा, तो एक नया इतिहास बन गया। हाईवे पर पीएम मोदी ने लैंडिंग कर दुनिया को भारत की सुरक्षा तैयारियों का एक मजबूत संदेश दिया है। साथ ही बता दिया कि मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले बहरूपियों की अब खैर नहीं है। सुना आपने दर्शकों, पीएम मोदी ने कहा कि मैं रनवे पे नहीं हाईवे पर उतरा हूं। और यह हाईवे कैसा था, पीएम ने कैसे लैंडिंग की, आई जरा आपको बता दें। यही है वो हाईवे जो मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, और यही है वो प्लेन पूर्वोत्तर सीमा को भारत दुरुस्त करने में लगा हुआ है। उसकी एक झलक है। भारत के सुरक्षा इंतजामों से चीन की नींद भी उड़ गई है। डिब्रूगढ़ में भारत के पावर शो से जिनपिंग परेशान है। आपको बताएं, नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बन चुकी है, और ये वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आज देश को समर्पित किया है। हाईवे पर बने रनवे पर सबसे पहले पीएम का विमान लैंड किया, यानी यह हाईवे जिसे रनवे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान, इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं दर्शकों, जो दिखा रहा हूं मैं आपको। पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री हाईवे पर बने एयर स्ट्रिप पर उतरा। इतना ही नहीं, पीएम के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह भी मौजूद रहे। रनवे पर सुखोई समेत 16 लड़ाकू विमानों का एरियल शो भी हुआ। शिव तांडव की धुन पर सुखोई ने त्रिशूल फॉर्मेशन बनाया। एयर शो में गरुड़ की गर्जना भी दुश्मनों के होश उड़ा रही थी। आपको जानकारी दे दे दर्शक, ये सिर्फ एक झलक है, इसमें भारत की बहुत बड़ी रणनीति है। क्या कह रहे हैं पीएम मोदी, सुनवाता हूं आपको। साथियों, आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है।
अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री आज पहुंचे ELF का प्रेजेंटेशन देखने के लिए। ये वो तस्वीर है। ये ELF क्या है दर्शकों? इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कैसी है? इसका नाम है मोरन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी। देखिए जरा, प्रधानमंत्री ने आज इसका निरीक्षण किया है। यहां हर बारीकी को प्रधानमंत्री ने समझा है कि यह भारत के लिए और देश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। आइए आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। भारत की तैयारी से चीन परेशान हो गया दर्शकों। आप कहेंगे कि चीन क्यों परेशान हुआ है, इसके पीछे के क्या कारण है, तो मैं आपको एक एक जानकारी आज देने वाला हूं। क्योंकि भारत ने जो अपनी ताकत दिखाई है वो चीन सीमा के पास है दर्शकों, और भारत के लिए यह इलाका बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर में हाईवे एयर स्ट्रिप बनाकर भारत ने चीन को सीधा मैसेज दिया है। जहां पर रनवे बना है, यानी हाईवे बना हुआ है जो रनवे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, वो चीन बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर है। मोरन एयर स्ट्रिप NH 127 के 4.4 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनी हुई है और हाईवे पर बने रनवे को इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी कहा जाता है। ELF पूर्वोत्तर भारत का पहला आपातकालीन लैंडिंग केंद्र है दर्शकों। भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर इसे तैयार किया गया है। यह पूरी तरीके से वायुसेना के ऑपरेशन को ध्यान में रखकर बना है। इस पर इमरजेंसी में, आपात स्थिति में नागरिक विमानों की भी लैंडिंग हो सकती है। हाईवे पर रनवे बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 40 टन तक के लड़ाकू विमानों के भार ये सह सकता है। 74 टन तक के टेक ऑफ वजन वाले विमानों के संचालन में ये सक्षम है। और उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा संदेश दिया। कहा, भारतीय सीमा में घुसपैठ करने वाले तैयारी देख लें, क्योंकि भारत की सीमा अब पहले से ज्यादा चाक चौबंद है। और पीएम का यह संदेश दुश्मन देश को है जो भारत के खिलाफ साजिश करते हैं। लेकिन यह एयर स्ट्रिप कितनी महत्वपूर्ण है, सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आज इस माफिक देश के अंदर टोटल 2829 इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप्स को प्लान किया गया है। इसके अंदर हर प्रकार के फाइटर जहाज और ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज लैंड कर सकते हैं। फाइटर जो है वो लगभग 40 टन का वेट ले जा सकता है और जहां तक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है लगभग 70 टन का वेट ले जा सकता है। आज एक इसी असम में के अंदर छबुआ से प्रधानमंत्री उड़े एक C-130 जो हरकुलिस में जो इस लैंडिंग स्ट्रिप के ऊपर उतरा और बड़े शानदार तरीके से उसने अपना काम निभाया। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान जो है अपने आप को हर प्रकार से तैयार कर रहा है मॉडर्न लड़ाई के को निगाह में रखते हुए। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, आज प्रधानमंत्री ने एक पुल का भी उद्घाटन किया है, लोगों को समर्पित किया है। और ये 7 सिस्टर्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। यही है वो भास्कर वर्मा सेतु। दिखाइए जरा इसे फुल फ्रेम जो आप देख रहे हैं, पीएम मोदी, हिमंता बिस्वा शर्मा, और पूरा बनाया गया है। सुनवाइए जरा इसे। दर्शकों, ये सेतु भी, ये ब्रिज भी बड़ा खास है। कितना महत्वपूर्ण है, क्यों खास है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। चीन को आज पीएम मोदी ने एक और बड़ी टेंशन दे दी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया है कि ये ही है वो ब्रिज जो आप देख रहे हैं दर्शकों। प्रधानमंत्री असम के प्रतीक गमोसा पहनकर ब्रिज पर पैदल चले, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। 6 लेन वाले पुल का निर्माण 3300 करोड़ रुपए से किया गया है। भास्कर वर्मा पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और इस पुल से 7 सिस्टर्स की कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से यह पुल पूर्वोत्तर के लिए काफी अहम है दर्शकों। किसी भी सीमा पर सेना कम वक्त में यहां से पहुंच सकती है और भूकंप जैसी आपदा से इस सेतु को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन पीएम मोदी ने भास्कर वर्मा नाम रखा है, क्यों रखा है? पीएम मोदी ने इस सेतु का नाम बहुत सोच समझकर रखा है दर्शकों। असम के प्रभावशाली शासकों में भास्कर वर्मा की गिनती होती है। सैन्य और कूटनीतिक क्षमता ने
उन्हें अजय शासक बनाया। भास्कर वर्मा शासनकाल को असम का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और सीमा प्रबंधन के चलते चीन में उनके नाम का डंका बजा था। चीनी यात्री हेमसांग ने अपनी किताब में भी उनका जिक्र किया है, इसलिए इस पुल का नाम कुमार भास्कर वर्मा सेतु रखा गया है। यह सांस्कृतिक लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए आज पीएम मोदी ने यहां से बड़ा संदेश दिया। सुनवाता हूं आपको। कांग्रेस के समय में जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे गए, उसका मतलब होता था हजारों करोड़ का घोटाला। साथियों, आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। अब दर्शकों, आज प्रधानमंत्री का असम दौरा था और सियासत ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इस पर कई हमले भी किए, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जोरदार संदेश दिया है। उनका स्वागत कैसा हुआ है पहले आप वो देखिए। बाकायदा असम के पारंपरिक जो वेशभूषा होती है, जो कैप होती है, उससे पीएम का स्वागत किया गया है और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर आपको दिखाइए। ये देखिए, आज जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे असम में लोग स्वागत के लिए पहुंचे। दिखाइए फुल फ्रेम, एमएन सुनाइए। दर्शकों, ये चुनावों के लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या वाकई चुनाव के लिहाज से जोड़ा जाना चाहिए या फिर रणनीति? ये आप देखिए दर्शकों, ये वही मंच है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आपको बताएं, बीजेपी यहां जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। आज सौगात देने के बाद पीएम ने यहां पर एक रोड शो भी किया। इसके बाद पीएम ने असम की जनता को संबोधित किया है। कहा, केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर को अहमियत मिली है। पीएम बोले हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से हम सेवा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीएम आगे कहते हैं, कांग्रेस सत्ता से बाहर होने के चलते और ज्यादा जहरीली हो गई है। कांग्रेस अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई। इतना ही नहीं, पूर्वोत्तर और देश को बांटने वालों का कांग्रेस समर्थन करती है। प्रधानमंत्री ने असम की जनता को कांग्रेस से सावधान रहने के लिए भी कहा है और आज प्रधानमंत्री ने लोगों को कांग्रेस से कैसे सावधान किया है वो आपको सुनाता हूं। कुछ दिन पहले ही देश का बजट आया है। बजट के बाद असम का, नॉर्थ ईस्ट का मेरा ये पहला दौरा है। जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने हमेशा नजरअंदाज किया, हम उस नॉर्थ ईस्ट की भक्ति भाव से सेवा कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। इस वर्ष का बजट अष्टलक्ष्मी के लिए बीजेपी एनडीए के विजन को और मजबूती देने वाला है। बजट में बहुत अधिक फोकस नॉर्थ ईस्ट को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर है। इस साल असम को टैक्स की हिस्सेदारी के रूप में लगभग 50,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आई है। एक विवाद है जो थम नहीं रहा है, उसे रुक जाना चाहिए लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। वो विवाद है योगी आदित्यनाथ और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच।
हालांकि वो बिना नाम लिए हमला किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा जो घटना घटी माघ मेले में उसे लेकर कहा कि हर शख्स शंकराचार्य नहीं हो सकता है, लेकिन नियम जो बनाए हैं उसका पालन हर शख्स को करना होगा। और जैसे ही उन्होंने कहा उसके बाद विवाद बढ़ गया। विवाद क्यों बढ़ा है दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं। यही है वो तस्वीर संगम में जब माघ मेले में पहुंचे थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, तब यह विवाद हुआ था और तब से लेकर अब तक इसका अंत नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों अब यह विवाद बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे पर सीधा हमला किया जा रहा है। क्या वाकई अब ये हमले और ज्यादा बढ़ गए? इन हमलों को रुक जाना चाहिए। आपको दिखाते हैं विवाद क्यों हो रहा है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बीच मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर हमला बोला। आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा सियासी दल तय नहीं करेंगे कि शंकराचार्य कौन होगा। शंकराचार्य की पहचान किसी राजनीतिक प्रमाण पत्र से नहीं जानी जाती। शंकराचार्य की परंपरा धार्मिक, आध्यात्मिक और रीति रिवाजों से तय होती है। जिन बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं पर कार्रवाई पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। कुंभ मेला और माघ मेला सदियों से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन रहे हैं। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यही नहीं रुके, उन्होंने योगी पर निजी हमले भी किए। कहा सत्ता में अहंकार आ जाता है, अहंकार सत्ता को नष्ट कर देता है। आप योगी हैं, विरक्त हैं, तो फिर सीएम के तौर पर सत्ता में क्यों हैं? मुख्यमंत्री बनने से पहले उन पर कई आपराधिक मुकदमे थे जो उनके सत्ता में आने के बाद वापस ले लिए गए। बीजेपी विधायक किसी और को सीएम देखना चाहते थे, लेकिन बिना योग्यता के उन्हें ऊपर से थोपा गया। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में एक बयान दिया दर्शकों, जिसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य बनने पर सवाल उठाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा हर कोई शंकराचार्य नहीं लिख सकता। भारत के हर व्यक्ति को कानून को मानना चाहिए। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मैं भी नहीं हूं। प्रयागराज में भगदड़ होती तो कौन जिम्मेदार होता? अगर समाजवादी पार्टी उन्हें पूजना चाहती है तो पूजे, लेकिन ये बताएं कि वो शंकराचार्य थे तो लाठियों से क्यों पीटा गया? तत्कालीन सरकार जब अखिलेश की थी तब उन पर लाठियां बरसी। लेकिन अब यह विवाद बढ़ता जा रहा है दर्शकों, और एक नहीं कई मुद्दों पर एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। आपको सुनवाता हूं, ध्यान से सुनिए। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। आप क्या समझते हो ये वसुधा जो है खाली है? यहाँ कोई है ही नहीं, केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। वही योग्य है, इसके अलावा तो कोई योग्य संसार में है ही नहीं है। ये कहाँ की परिभाषा आप लोगों ने? 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, जो एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। बात यह है कि धर्म क्षेत्र में राजनीति का हस्तक्षेप शब्द जो है बहुत छोटा है। खलीफा पद्धति हिंदू धर्म में लाई जा रही है कि जो राजा होगा वही धर्माचार्य भी होगा, अलग से धर्माचार्य हमको नहीं चाहिए। तो शंकराचार्यों के ऊपर इसीलिए आक्रमण किया जा रहा है, इससे सनातन धर्मियों को बचने। लेकिन दर्शकों ये विवाद यहां पर थम नहीं रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही कि कोई भी हो, वो चाहे योगी ही क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। सुनिए जरा। कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं
और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। जिसके ऊपर 40 से ज़्यादा मुकदमे थे, जैसा कि आप प्रेस वालों के माध्यम से हमको ज्ञात, और 40 से ज़्यादा मुकदमे जब मुख्यमंत्री बने तो सब उन्होंने अपने ऊपर से हटवा लिए। एक ऐसा कानून का पालन है कि जो अभियोग आपके ऊपर लगाया है उसको न्यायालय में आप। अब दर्शकों आपको बताता हूं मैं, आज योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है। हमने अभी आपको तस्वीर दिखाई, लेकिन आज जनता दर्शन का कार्यक्रम भी रहा और कई सारे मुद्दे उठे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। यहां अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किल कम नहीं हो रही है। एक मामले में जो उनके आश्रम में घटा है वो यौन शोषण से जुड़ा हुआ है दर्शकों, और इसको लेकर कोर्ट में लगातार आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन दर्शकों अब सवाल ये, क्या अभी मुक्तेश्वरानंद घिर चुके हैं? क्या स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अभी मुक्तेश्वरानंद चौतरफा घिरे हुए हैं। कैसे? स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप लगे। उन पर 2 नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगा है। प्रयागराज कोर्ट में उनके खिलाफ फैसला सुरक्षित है। स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष महाराज ने इल्जाम लगाए। कोर्ट के फैसले से तय होगा कि उनके खिलाफ एफआईआर होगी या नहीं। हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं और 6 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट में शिकायत भी की गई, जिसके बाद शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई की गई और सुनवाई के दौरान बच्चों के बयान भी दर्ज किए हैं। बच्चों के बयान को रिकॉर्ड में भी रखा गया है। अब स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने आरोपों को झूठा बताया और कहा कि फैसला पॉक्सो कोर्ट को करना है, लेकिन स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर सियासत हो रही है। अखिलेश ने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं, और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता, ये तो हमारी गीता भी लिखती है, गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। कि राजनीति खूब कीजिए, परंतु भाषाई मर्यादा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। अखिल भारतीय संत समिति अखिलेश यादव के इस बयान की घोर निंदा करती है, और हम इतना ही कहेंगे कि किसी के साधु संत सन्यासी होने का प्रमाण मत बांटिए। जहां तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का प्रश्न है, तो किसी कानून की किताब से कोई ऐसा अध्याय दिखा दीजिए कि जिसका गुरु सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस का टाइटल ही है स्वरूपानंद वर्सेज स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, तो जो केस डिसाइड नहीं हुआ, टाइटल सूट क्लियर नहीं है, वो उस पद की वसीयत कैसे कर सकता है? साधु संत महात्माओं शंकराचार्यों के गौरव गरिमाई चरित्र है, उसका ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि साधुता संतत्व इसकी बहुत बड़ी हमारी विरासत है। राजनीतिक दलों को किसी भी तरह से हमारे जो है धर्म क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राजनीति में तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति आ गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन दर्शकों, आज हमले जरूर किए गए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को बताया उनका चरित्र। सुनिए जरा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत दिवस के दिन आपके एक मंत्री को बुलाया गया, वो भी शिक्षा विभाग के ही मंत्री थे। तो उन्होंने कहा कि 21 की जयंती, कहा जयंती नहीं, आज इनकी शहादत दिवस है, इनको फांसी भी दे। तो उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह खां को तो अभी कोई पुरस्कार मिला है, तो उनको फांसी क्यों हो गई? इनके शिक्षा मंत्री इनकी सरकार में जब ये अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। वो कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां को तो अभी पुरस्कार कोई मिला था और उनको फांसी क्यों हो गई है? उनसे कहा गया कि अच्छा वो मंच पे भी गए, तो मंच पे भी उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाह खां को जो है पता नहीं क्यों फांसी दे दी गई। और तो नीचे से एक सज्जन ने कहा
कहा कि साहब ये बिस्मिल्लाह खान, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कहा कि तू जरूर भाजपाई होगा, भाग हमारे कार्यक्रम से। ये इनकी सरकार। और ये बाकायदा विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने बताया समाजवादी पार्टी का चरित्र। लेकिन समाजवादी पार्टी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम नहीं जानती, वो टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा रही है। सही कह रहा हूं दर्शकों में, ये समाजवादी पार्टी के समर्थन से मेयर बनी है महाराष्ट्र में और टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी। लेकिन दिखाते हैं आपको पहली तस्वीर, ये आप देखिए। बुर्के वाली मेयर का सपना देखा, ख्वाब देखा और मिशन पूरा भी कर लिया। अखिलेश यादव ने किया वो अलग बात, लेकिन टीपू सुल्तान की तस्वीर बताइए जरा। इसी को लेकर अब विवाद बढ़ गया है। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर, दिखाइए जरा। ये है वो मेयर और ये है इनका ऑफिस, और ये देखिए आप, ये है टीपू सुल्तान की तस्वीर। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से डेप्यूटी मेयर बने, लेकिन टीपू सुल्तान से प्रेम पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। सुनिए जरा इस पर डेप्यूटी मेयर क्या कह रही है। वो लगाने पर मुझको कुछ एतराज नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। दर्शकों मैंने अभी आपको सुनाया, और योगी आदित्यनाथ ने कल ही ऐसे बाबर प्रेमियों को सबक सिखाने की बात कही थी, संदेश दिया था, चेतावनी दी थी। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। टीपू सुल्तान साहब के फोटो लगाने से इनको क्या दिक्कत है। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना। मालेगांव की डेप्यूटी मेयर एक हिंदू हेटर टीपू सुल्तान का इमेज रखती है। भारत में रहेंगे, भारत में खाएंगे, भारत की गाएंगे नहीं, शिवाजी की धरती पर टीपू को सुल्तान बनाएंगे। और वो लगाने पर मुझको कुछ एतराज नहीं है, क्योंकि टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। यानी जिस बुर्के वाली को मेयर बनाने का ख्वाब ओवैसी ने देखा, अखिलेश ने उसे पूरा कर दिया, राहुल ने समर्थन दे दिया और उसने अब रंग दिखाना शुरू कर दिया है। टीपू सुल्तान साहब के फोटो लगाने से इनको क्या दिक्कत है। सवाल टीपू सुल्तान का नहीं, सवाल सोच का है। क्या बुर्के वाली मेयर का ख्वाब हैदराबाद भाईजान ने इसी दिन के लिए देखा था? क्या ओवैसी जो खुद नहीं कर पाए वो बुर्का ब्रिगेड करेगी, या कहानी कुछ और है जिसका प्रयोग यूपी में होना बाकी है? लेकिन दर्शकों आज सवाल यही है, जो लोग वंदे मातरम नहीं गा रहे, बाबर से प्रेम रख रहे, टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता कि बिस्मिल कौन है। सोचिए, ओवैसी ने चंद दिन पहले बुर्के वाली पीएम का सपना देखा दर्शकों, और ओवैसी का यह सपना मालेगांव में बुर्के वाली मेयर के रूप में पूरा भी हुआ है। वो अलग बात है कि बुर्के वाली नेता डेप्यूटी मेयर बनी है, मिशन टीपू सुल्तान उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया है। मालेगांव में डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई है। दर्शकों ये देख रहे हैं ना, टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर हिंदूवादी संगठनों में रोष जताया जा रहा है, भारी विरोध भी शुरू हो गया है, जिसके बाद डिप्टी मेयर शान हिंद निहाल अहमद ने तस्वीर को हटा दिया है। खबर यह है कि विवाद से ज्यादा इंटरेस्टिंग इस विवाद के पीछे के किरदार हैं। दर्शकों समझिए जरा इसे। शान हिंद निहाल अहमद मालेगांव में अखिलेश की नेता है, यानी समाजवादी पार्टी की, और मालेगांव में बुर्के वाली मेयर बनने का चंद दिन पहले तक मुद्दा खूब चर्चा में रहा था। आपको याद होगा, क्योंकि AIMIM के कई नेताओं ने बुर्के वाली मेयर का नारा दिया था। लेकिन कमाल तो ये, बुर्के वाली मेयर ओवैसी ने नहीं, अखिलेश यादव ने बनवाई। अब सवाल ये, क्या अखिलेश के इस विजन के पीछे टीपू सुल्तान वाला कोई दाव है? क्या टीपू सुल्तान के जरिए अखिलेश यूपी में ओवैसी को मात देना चाहते हैं? क्योंकि बिहार महाराष्ट्र में ओवैसी फैक्टर ने M फैक्टर वालों को खूब
लुभाया और गेम भी बिगाड़ा सियासी पार्टियों का। क्या इसी वोट बैंक की राजनीति के लिए टीपू सुल्तान को जिंदा करने की कोशिश हो रही है? और अगर टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के इतिहास की बात की जाए तो एक विवादित व्यक्तित्व रहा है दर्शक। टीपू सुल्तान पर धार्मिक असहिष्णुता और हिंदुओं पर अत्याचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बताएं, हिंदुओं पर अत्याचार किया वो टीपू सुल्तान सपा का आदर्श कैसे बन गया, इसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन आज डेप्यूटी मेयर से जब सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा। जो लोग समाज में बिला वजह का तनाव पैदा करना चाहते हैं, वो लोगों ने आकर कमिश्नर से मिलकर लेटर दिया, और उस लेटर देने के बाद भी मैं अपनी ऑफिस में मौजूद थी और मैंने उस तस्वीर के नीचे इंटरव्यू दिया और मैंने ये कहा कि भाई क्यों निकाला जाए फ़ोटो। वो कोई आतंकवादी थे, वो एक शासक थे, अच्छे शासक थे, और उन्होंने, मैं जो हिस्ट्री हमने पढ़ी है, उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई की, वो खुद अपने, उनके बच्चे शहीद हुए। तो एक सुल्तान जो अंग्रेज़ों से लड़ाई करते हुए शहीद होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं स्कूलों की मेरी संस्था चलती है, वहाँ स्कूलें हैं। एक ऐसा सुल्तान जो सिर्फ सुल्तान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक भी था, जिन्होंने मिसाइल की इजाद की। अब दर्शकों आपको बताएं, जैसे टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी, महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई। सुनिए जरा क्या कहा जा रहा है। टीपू सुल्तान साहब के फोटो लगाने से इनको क्या दिक्कत है? टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ी, ब्रिटिशरों को धूल चटवा दी। इतनी महान हस्ती से इनको नफरत क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और फोटो का भी बात क्या है, भारत का जो संविधान है ओरिजिनल 1950 का, उस संविधान के अंदर आप देखेंगे पेज नंबर 144 चैप्टर नंबर 16 पे हजरत टीपू सुल्तान का वहां पे फोटो है। मालेगांव की डेप्यूटी मेयर एक हिंदू हेटर टीपू सुल्तान का इमेज रखती है। वहां उन्होंने नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री का रखे, राष्ट्रपति का रखे, राज्यपाल का रखे। चलिए छोड़िए, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज या महात्मा गांधी या बाबा साहेब आम्बेडकर का भी नहीं रखा है। ये है हमारे ट्रू हीरोज। लेकिन दर्शकों, आज इन लोगों का असली चेहरा मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये लोग टीपू सुल्तान से प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है। सवाल ये, टीपू से इतना प्यार तो वंदे मातरम से कैसा एतराज? और इसलिए आज योगी आदित्यनाथ ने भी इन्हें लेकर बड़ा संदेश दिया है। सुनवाता हूं आपको। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, करते हैं, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है, ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए। और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए, और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर, कल महामुकाबला है दर्शकों, लेकिन इस मुकाबले पर सवाल है कि आखिर कोई पूछ रहा है पाकिस्तान से खेलना क्या बहुत जरूरी था? भारत ये मैच क्यों खेल रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ने पहले मना किया, फिर यू टर्न ले लिया। लेकिन दर्शकों, कुछ भी हो, पाकिस्तान की टीम डरी हुई है। पहली तस्वीर दिखाई है, भारतीय टीम पहुंच गई है
श्रीलंका में ये मैच होने वाला है। दिखाइए जरा, श्रीलंका में स्वागत किया गया है, फुल फ्रेम दिखाइए। भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ी पहुंच गए हैं, आपको दिख रहे हैं सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं और अच्छी बात यह है कि सभी खिलाड़ी फिट हैं। अभिषेक शर्मा को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो नेट प्रैक्टिस में आप देख सकते हैं। आज की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। नेट प्रैक्टिस में सभी खिलाड़ी मौके पर पहुंचे हैं, गेंदबाज हो, बल्लेबाज हो, और सभी ने जमकर नेट्स में पसीना बहाया है। अब दर्शकों आपको बताएं, टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। कोलंबो में एंट्री के बाद से यह कहा जा रहा है कि टीम इंडिया पाकिस्तान पर फिर से भारी पड़ने वाली है और लोगों में भी इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साह है। आपको बताएं दर्शकों, पाकिस्तान की टीम भी पहुंच गई है। पहले जो लोग मना करते रहे, अब वो मैदान पर खेलने के लिए तैयार है। लेकिन दिलचस्प बात यह, क्या हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे? लेकिन दर्शकों अब सवाल ये कि क्या कल महामुकाबले से पहले हाथ मिलाया जाएगा या नहीं, इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन चर्चा इसलिए ज्यादा गर्म है दर्शकों क्योंकि भारत और पाक के बीच ये मैच कोलंबो में होने वाला है और कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में पूरी तैयारी है। वो सज धज कर तैयार है। मैच के सारे टिकट भी बुक हो चुके हैं। कोलंबो के होटल भी फुल हो गए। प्रेमदासा स्टेडियम में सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम किए गए। मैच से पहले दोनों टीमों के कप्तान मीडिया से रूबरू हो चुके हैं। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच यह मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कल वर्ल्ड कप में इस मुकाबले से पहले पाक टीम बेहद दबाव में है क्योंकि वर्ल्ड कप में 8 मुकाबलों में से 7 बार भारत की जीत हुई है। हालांकि दोनों टीमों के बीच मुकाबला नजदीकी होता है। ऐसे में उम्मीद है कि कोलंबो में कल का मैच भी जोरदार होगा। हालांकि संकेत हैं कि कल का मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है। अनुमान है कि दोपहर 2 बजे के बाद तूफान और बारिश हो सकती है। लेकिन उससे पहले भारत और पाकिस्तान दोनों टीम के कप्तान इस मुकाबले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। होनी तो उसी स्पिरिट में चाहिए गेम, और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो जाहिर बात है मैटर ही नहीं करता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे पिछले मतलब जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है वैसे हो रही है। आई रियली होप के ही इज ऑब्वियसली वी ऑल नो ही इज अ गुड प्लेयर एंड I really hope he play tomorrow because we want to play against the best team they have, and I really hope he's recovering well and can play tomorrow. अब देखिए, अभी उन्होंने किसी ने तो बोला कि सामने वाले कैप्टन ने बोला कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैंने बोल दिया कि चलो खिला देंगे। वही मैं बोलता हूँ, चलो खिला देंगे। कल कर देता हूँ ना ब्रेक, सस्पेंस। अभी तो बताया मैंने उनको 24 घंटे आप रुक जाओ, अच्छा गेम खेलेंगे, फिर गेम के बाद अभी इंपॉर्टेंट क्या है आप बताओ? कल गेम इंपॉर्टेंट है, पहले गेम खेलेंगे उसके बाद टॉस का टॉस पे देखेंगे ना। अभी आप रुक जाओ ना 24 घंटा। सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं 24 घंटे रुक जाइए, लेकिन नजर है इस समय आसमान, क्योंकि इस समय की खबर मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों, मौसम ठीक नहीं है और कल भी बारिश हो सकती है क्योंकि यही वो समय रहेगा जब मैच चलेगा। तो अभी की तस्वीर आप देख रहे हैं, कल भी बारिश हो सकती है। लेकिन फैंस क्या कह रहे हैं? फैंस मैच को लेकर काफी उत्साहित हैं, सुनिए जरा। रिजल्ट में कोई सोचने की बात ही नहीं है यार। इंडिया पाकिस्तान मैच इंडिया मैच में आ रहा है। मतलब आप अगर कंपेयर करोगे, प्लेयर टू प्लेयर कंपेयर कर दो, टीम टू टीम कंपेयर कर दो, कहीं पर एक्सिस्टेंस ही नहीं है हमारे पास। अभी तो मेरे को ऐसा लगता है आधा तो ये ना मेंटली हार गए होंगे। जैसे इनको देखा कि अभिषेक शर्मा प्रॉपरली आ रहे हैं और वो कल खेलने वाला है, तो मेरे को लगता नहीं कहीं कोई चैलेंज है। इंडिया मैच जीतने वाला 200% जीतने वाला। टीमें दोनों बराबर है। 2 मैच जीत के आप लोग आ रहे हैं, 2 मैच जीत के हम लोग आ रहे हैं। और इस वर्ल्ड कप के अंदर सब कुछ अलग अलग हो रहा है। इस दफा वो जो खुद को भाषा या बड़े समझते थे खुद से, वो पिट रहे हैं। और फ्रेंकली कई दफा समान तारा खेल रहा है। अगर ऐसा करोगे तो मुसलमान के पास एक और प्लान सी भी है। अब दर्शकों आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं पाकिस्तान में इस समय मैच की चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि पाकिस्तान ये मान रहा है कि वहां तो हार होगी, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बलूचिस्तान जबरदस्त आजादी की मांग कर रहा है। दिखाता हूं पहली तस्वीर आपको, ये आप देखिए। अभी इस समय कराची की तस्वीर आई है, भयंकर बवाल हो रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा। आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज।
दर्शकों, यहां पर लोग सड़कों पर आ गए और जो पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं वो लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। दिखाइए फुल फ्रेम। दर्शकों, यहां पर जबरदस्त माहौल खराब हो गया, देख रहे हैं आप, यहां पर गोलीबारी भी हो रही है। सुनवाइए जरा फुल फ्रेम। अब दर्शकों, कराची में गृह युद्ध जैसी स्थिति है, यानी इस समय पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। सुनवाइए जरा, दिखाइए कैसे इस समय स्थितियां खराब होती जा रही हैं। इस वक्त पुलिस की तरफ से भरपूर शैल मारे जा रहे हैं। ये तो कराची की तस्वीर थी। बलूचिस्तान में आप देखिए, मुनीर की सेना शैतान बन गई है। दिखाइए जरा कैसी गोलीबारी चल रही है वहां पर। अब दर्शकों, इधर गोलीबारी हो रही है और एसएचओ भाग गया है। पुलिस कर्मियों ने पूरी कोशिश की, लेकिन बलूच के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। दिखाइए जरा। अब दर्शकों, इधर बलूच के लड़ाकों ने रेलवे ब्रिज उड़ा दिया, देख रहे हैं आप। दिखाइए फुल फ्रेम करा इसे। लेकिन दर्शकों, आज पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। दिखाता हूं आपको। भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की जंग जारी है। बलूच लड़ाके जमीन से लेकर आसमान तक मुनीर की सेना पर कहर बरपा रहे हैं। बलूच महिलाओं ने भी मुनीर की आर्मी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलूच महिलाएं 1600 किलोमीटर के मार्च पर निकल गई हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर वो दुनिया को मुनीर की शैतान आर्मी का सच बताएंगी। बलूच का औरत भी आपके मर्दों से बहुत ज्यादा आगे है। आप आए, हमारा मुकाबला करें। आप जब बलूच की औरत से इस तरह बुज़दिल की तरह एक मर्द होकर औरत पर हाथ उठाते हैं ना, तो आप बलूच मर्द का कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये आपकी बिसात में नहीं है। आपने औरतों को इतना टॉर्चर किया है, ऐसी ऐसी जगहों पर जख्में दिए हैं ना, उन जख्मों को आपको जरूर हिसाब देना पड़ेगा। भारत ने पाकिस्तान को कितना मारा और भारतीय सेना का डर कैसा है, पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया। पुलवामा के जवानों की शहादत को याद करते हुए मोदी ने कहा, कुछ लोग आज भी भारत की सेना के नाम से कांप उठते हैं। भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। दर्शकों, पीएम मोदी ने ठीक कहा, कुछ लोग कांप रहे हैं, लेकिन ये मुनीर और मुनीर की आर्मी जानती है कि बलूचिस्तान अलग होने के लिए कुछ भी करेगा।
और इसलिए अब लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। देख रहे हैं आप, ये तस्वीर पाकिस्तान में क्रूरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब दर्शकों में आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यहां महिलाएं निकल गई हैं। पाक सेना के अत्याचार के खिलाफ ये रैली निकाली जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए, नारेबाजी सुनवाइए। ये मार्च कई दिनों तक चलेगा क्योंकि ये 1600 किलोमीटर का है, लेकिन धुरंधर अपना काम कर रहा है। ऑन कैमरा कैसे आतंकी को ठोका है, दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। देखा दर्शकों आप, ये आतंकी भारत की हिट लिस्ट में था और इसको सीक्रेट धुरंधर ने मौत के घाट उतार दिया है। आपको बताएं दर्शकों, इस समय बलूचिस्तान में मुनीर की सेना बैकफुट पर आ गई। आपको दिखा रहे सैनिक सैन्य चौकियों को छोड़कर भाग रहे हैं और पुलिसकर्मी पुलिस स्टेशन छोड़कर भाग रहे हैं। बलूचिस्तान के बड़े अलगाववादी नेता मीर यार बलोच ने क्या कहा दर्शकों बताऊं। पाकिस्तान के आतंक को रोकने के लिए बलूचिस्तान का अलग होना बहुत जरूरी है। पाक की सेना बलूचिस्तान के खनिजों से अरबों डॉलर कमाती है और इस पैसे से ही आतंकी गुटों को फंडिंग की जाती है। बलूचिस्तान की आजादी केवल 6 करोड़ बलूचों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इस आजादी से पाक के आतंकी संगठनों पर रोक लगेगी। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के संसाधनों से पाक की कमाई बंद हो जाएगी। मीर यार बलोच ने जैश और लश्कर जैसे आतंकियों की फंडिंग तक रुक जाने की बात कही। इस तरह पुलवामा जैसी घटनाओं को भी रोका जा सकता है। इतना ही नहीं दर्शकों, इधर सीक्रेट धुरंधर ठोक रहा है। पाकिस्तान में एक और आतंकवादी की हत्या हो गई है। अज्ञात बंदूकधारी ने कासिम गुर्जर को ढेर कर दिया है। कासिम गुर्जर उर्फ सुलेमान बाइक से जा रहा था। आपको बताएं, तभी अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारकर उसे खत्म कर दिया, वो भी ऑन कैमरा। कासिम गुर्जर लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। आपको जानकारी दे दें, पीओके में रहकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी शिविर बनाने का भी काम किया गया था। सुलेमान कई आतंकी हमलों में भी शामिल रहा था। अब ड्रोन से हथियार पहुंचाने, गोला बारूद की सप्लाई ये करता था जो नहीं होगी। आईईडी ब्लास्ट समेत कई घटनाओं में भी ये शामिल रहा था, लेकिन इसकी हत्या कर दी गई है और इसे लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो कबीले के सरदार हैं, वह कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। आज भी वह पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसीलिए बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान की आर्मी, रेंजर्स और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी पर हमला करती रहती है। बलूचिस्तान ने बीच बीच में अपने को आज़ाद घोषित कर दिया है। अभी बहुत मजबूत मांग बलूचिस्तान की ये है कि बलूचिस्तान की आज़ादी में शायद भारत को मदद करनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने कह दिया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बलूचिस्तान की जीडीपी फ़िलहाल करीबन 20 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान की जीडीपी करीबन 400 बिलियन डॉलर है। यानी बलूचिस्तान की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान की जीडीपी का करीबन 5% है। ये चीन और पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश है कि वो बलूचिस्तान से तुरंत पीछे हट जाए। पाकिस्तान और चीन से हमारे लीडर जनरल असलम बलूच ने भी साफ कहा था, लेकिन चीन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। हम फिर से साफ कर दे रहे हैं कि ग्वादर और बाकी का बलूचिस्तान बलोचों की ज़मीन है। हमारे समंदर और ज़मीन की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। पाकिस्तान। अब दर्शकों, आज पूरा देश पुलवामा में जो हमारे सैनिकों के साथ घटना घटी थी उसे याद कर रहा है और आज भी हम पुलवामा को भूले नहीं हैं और आज सभी शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुश्मनों को बड़ा संदेश दिया है, सुनिए जरा। न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि
देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। साथियों, आज ही पुलवामा हमले की बरसी है। मैं इस हमले में जान गंवाने वाले मां भारती के वीर सपूतों को नमन करता। इस आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह आतंकियों को सजा दी, वो पूरी दुनिया ने देखा है और कुछ लोग तो आज भी कांप रहे हैं। अभी आपने भारत की ये शक्ति ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश बहुत जरूरी था। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। और आज का सूत्र हमने लिया है शिव महापुराण से, जिसमें भगवान शिव और शक्ति का मिलन है। उसमें लिखा है, प्रेम स्थिरता, समर्पण और विश्वास का प्रतीक है। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि खुद को तपाकर योग्य बनाने का नाम है। जैसे देवी पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। देवी पार्वती ने शिव को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने खुद को तब से ऐसा बनाया कि शिव को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। यह प्रेम स्वामित्व का नहीं, समर्पण का था। याद रखिए, बदलने और समझौते की भावना वाला प्रेम टिकाऊ नहीं होता है, और ये आज की पीढ़ी को भी समझना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH